नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। और आपकी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाने के लिए हम फिर से एक नया सेशन लेकर के उपस्थित हैं। और ये जो सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। और आप बस केवल लगातार लगे रहिएगा। जो ज्योमेट्री से ज्यामिति से डर लगता था, उस डर को हम भगा देंगे, बशर्ते कि आपको लगातार लगे रहना होगा। तो जो सेशन स्टार्ट हुआ है वो आपका एडवांस मैथ हम लोग स्टार्ट किए इस सेशन में। आपका डेली 11:15 पे सेशन आपके पास आ जाएगा। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। ज्यामिति से हमने स्टार्ट किया है और उसके बाद कमेंट करके बताना है कि अब बताओ एडवांस मैथ समझ में आता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके भी मन में ये दो सवाल आए होंगे कि ज्योमेट्री पढ़ना कैसे है और साथ में ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं और मान लेना उससे क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो फिर क्या आप पढ़ के करेंगे। अभी अभी ज्ञान बटोरना है तो नौकरी लेने के बाद ज्ञान बटोरेंगे। अभी ज्ञान बटोर के क्या करेंगे। अभी पहला मुद्दा है नौकरी लेना। तो यहाँ पे पहले तो ज्योमेट्री पढ़ना कैसे है इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ज्योमेट्री आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। ज्योमेट्री जो है उसका आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है डेली। इसीलिए हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं। इसका कॉपी एक ले लीजिएगा। आपको प्रॉपर डेली नोट्स बनाना है। आज जैसे हमने पढ़ा है आज इसको आप नोट्स बना लिए। कल जब क्लास करने चलेंगे आप, उससे पहले आज वाला पहले रिवीजन कर लेना है। उसके बाद कल वाला क्लास आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि ज्योमेट्री हो गया या कोई भी एडवांस मैथ है ना, तो सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। अर्थमेटिक घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। एडवांस में जितना आसान क्वेश्चन आता है ना, एक टाइम आएगा आपको सबसे ज्यादा जो इजी है वो एडवांस मैथ लगने लगेगा। क्योंकि सीधा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, क्वेश्चन देखोगे आंसर टिक कर दोगे। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और नोट्स बना के डेली इसको रिवीजन करना है। 5 दिन आपका क्लास चलेगा। छठा और सातवां दिन पूरा पांचों दिन का रिवीजन कर लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे का भी रिवीजन करते चलना है। अब मान लेना ढेर ज्यादा हो जाएगा तो शुरू का 2-3 दिन का छोड़ देना है, लास्ट का 2-3 दिन का रिवीजन करते चलना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एक दिन का छोड़ देना है, आगे एक दिन का रिवीजन करते चलना है। तो ऐसे आपको डेली करते चलना है। क्योंकि ज्योमेट्री जो है ना, ये सबसे ज्यादा खूंखार और सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री है ना वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अब ज्योमेट्री आप देखेंगे कि जो क्लास चलेगा तो लगातार बहुत दिन तक आपका क्लास चलते जाएगा। आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन पता है ना कि जो चीज करने का मन नहीं करता है वही सफलता दिलाता है। दवाई किसी को पीने का मन नहीं करता है, लेकिन दवाई ही हमको ठीक करता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री वास्ट टॉपिक है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें लाइन एंड एंगल से आपका स्टार्ट होगा। लाइन के बारे में पढ़ना, उससे पहले हम पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे। फिर लाइन के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर एंगल के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर एंगल से फिर ट्रायंगल पे शिफ्ट करेंगे। ट्रायंगल में बहुत सारा ट्रायंगल आप पढ़ेंगे। ट्रायंगल में बहुत सारा ट्रायंगल पढ़ेंगे। फिर ट्रायंगल में ही सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। अब क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। चतुर्भुज जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया, बहुत सारा चीजें, रेक्टेंगल हो गया। तो सबके बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आएंगे तो फिर सर्किल में आपको पढ़ना पड़ेगा, सर्किल। उसके बाद आप आएंगे तो फिर सेमी सर्किल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, सेमी सर्किल। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इतने सारे टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है लंबा तो जाएगा भाई। अब यहाँ पे आपको बात करेंगे कि ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एसएससी या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी में तो आप देखेंगे कि 25 क्वेश्चन में कभी कभी 3 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का मिलेगा। एसएससी में आप देखेंगे कि कभी कभी 25 क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री का मिल जाएगा। मेंस में सीजीएल का अगर आप दे रहे हैं तो सीजीएल मेंस में देखेंगे कि आपका 5-5 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में पहले 25 क्वेश्चन आ जाता था ज्योमेट्री का। 100 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन केवल और केवल ज्योमेट्री का होता था। अभी 35 क्वेश्चन जो आता है, आपको सिलेबस जो चेंज हुआ, इसमें भी आपको हर बार 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ज्योमेट्री में। तो एसएससी के लिए तो मान के चलिए कि खुद अपने आप में एक बहुत ही पावर रखता है और आपको मिलना ही है। आप रेलवे में देखेंगे तो रेलवे का एएलपी का देख लीजिए।
एएलपी का आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन आप पीछे का उठा के देख सकते हैं, आप एनटीपीसी पीछे का उठा के देख सकते हैं, और ग्रुप डी का तो कहना ही नहीं है, इसका तो फिर बात ही अलग है, तो निराला चीज ही है ग्रुप डी। तो आप इन चारों एग्जाम को पीछे, जो कि एएलपी 6 साल पहले एग्जाम हुआ था, टेक्नीशियन भी आपका 6 साल पहले हुआ था, एनटीपीसी भी आपका 2-3 साल पहले हुआ था, और ग्रुप डी भी 3-4 साल पहले हुआ था, उठा के देखेंगे तो हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अब जब 6 साल बाद आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप भी जान रहे हैं कि अब अर्थमेटिक धीरे धीरे डाउन पे जा रहा है, और एडवांस पे आप लोग का ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन। तो एडवांस आपका रेलवे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री उतना ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? अगर आप टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, इन सब एग्जाम्स का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि वहां पे भी आपको, अभी बार्क का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि एडवांस से क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, और एडवांस पहले लोग पढ़ते नहीं थे, तो एडवांस से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, छंट जाओगे, बाहर हो जाओ। छांटने का तरीका वो लोग, वो जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो इस तरह से सेट करते हैं कि आपसे ना बने, और आपको पढ़ाई करना जब करना है तो इस तरीके से करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम बना देंगे, सिलेक्शन उसी का होता है, तो उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए तो खैर कहीं ही मत, एसएससी के लिए अगर आप देखेंगे कि अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ये 4-5 टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ज्योमेट्री अकेले आपका 3 से 4 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में लेके आ जाता है, तो है ना पावर में। और बाकी रेलवे का भी वही स्थिति है, और रेलवे का कोई एक जो होता है ना, सिलेबस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। अभी देखिएगा इस बार जब एएलपी का एग्जाम होगा, कैसे सबका गेम चेंज कर देगा। बहुत सारे लोग हैं जो अर्थमेटिक के चक्कर में परेशान हैं, एडवांस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई पढ़ना ही है। हम बार बार कहते हैं कि जब जो काम कर रहे हो ना, अति पे जा करके करो, एक्सट्रीम लेवल पे जा करके करो, इतना कर दो ना कि फिर दोबारा ना करना पड़े। तो अभी पढ़ रहे हो तो इतना पढ़ लो ना कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो समझ में आ गया ज्योमेट्री आपको पढ़ना कैसे है, ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंस है। ज्योमेट्री आपका भास्ट टॉपिक है, लंबा खींचेगा क्लास, टेंशन नहीं लेना है। डेली आपको अप्रोक्स 1 घंटे का क्लास देंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा और मुर्दे की तरह लगे रहिएगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ अनाउंस कर दे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप मैथ कंप्लीट है तो, और मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलता है, 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है, और ये लाइव क्लास रहता है, और ये जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। अगर अभी तक इसको आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यार भरा कमेंट हम लोग को, पूरी टीम को मोटिवेट करता है। क्योंकि ये परिवार जो हमारा है जितना बड़ा होता है उतना हम लोग पूरा टीम जो है मोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग जरूर इसको कीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कंप्लीट मैथ प्रो लेवल जो कि अभी आप कर रहे हैं एडवांस मैथ का, वो भी आपको मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा। डेली आपको टाइम से 11:15 पे लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, और द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल पे अभी आप देख रहे हैं उसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। बात समझ में आ गया? रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन नया लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको देने के लिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल जो कि चल रहा है, अर्थमेटिक का क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है, 8:15 पे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लाइव क्लास रहेगा, और द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे आपका चलेगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद कंप्लीट रीजनिंग का भी समाधान हम कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास रहेगा, 10:15 पे रात में आपको क्लास मिलेगा, और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको फ्री में मिल रहा है, बस आपको पढ़ाई करना है। अब रोना रोना बंद कर दीजिएगा कि पैसा नहीं है, गरीब हैं, क्या करें, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले अब ज्योमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं, और ज्योमेट्री जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? पॉइंट आता है, ठीक है। अगर ज्योमेट्री में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जो भी चीज पढ़ाएंगे वो आपको एकदम कहा जाता है ना, जीरो से नहीं माइनस से पढ़ाएंगे, ठीक है, और तब लेके जाएंगे आपको वहां तक जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि पॉइंट है एक पॉइंट जो कि बिंदु आप देखते हैं, हिंदी में इसको बिंदु कहते हैं।
तो पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, इट इज अ जीरो डायमेंशन फिगर। ये जो होता है जीरो डायमेंशन फिगर होता है, इसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। वही चीज हिंदू में लिखा हुआ है कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती है, यह एक बीमाहीन आकृति है। बीमा किसको बोलते हैं? तो वही अगर हमारा हाइट जो है मान लेते हैं 5 फीट 7 इंच है, तो 5 फीट 7 इंच हमारा हाइट हो गया, तो हाइट जो हो गया बीमा हो गया। अगर मान लेते हैं आपका मोटाई है इतना सेंटीमीटर, तो मोटाई जो हो गया उसका बीमा हो गया। तो यहां से बीमाहीन आकृति है। वही चीज आगे कह रहा है कि सर्किल विच डज नॉट हैव रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। एक ऐसा सर्किल जिसमें त्रिज्या ही ना हो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बिंदु आपको दिख तो रहा है, दिख रहा है ना, ये भी इससे भी छोटा होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये दिख रहा है, इसमें रेडियस है। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें रेडियस है, तो बिंदु वही जो इतना बड़ा दिखाया गया ना, ये आपको देखने के लिए दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे, आपको पॉइंट के बारे में समझ में आ गया, ये ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा। कोई राह चलते पूछ देता है कि पॉइंट को डिफाइन करो, आप फंस जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा कॉपी पे बढ़िया से। इसका पीएनजी जो है आपको क्लास नोट्स भी हम देंगे, क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब हमारा पॉइंट के बाद अगला पॉइंट जो आता है वो लाइन आता है। अगला जो बात आता है वो क्या आता है? लाइन आता है, रेखा, ठीक है। रेखा को आप बहुत पहले से जान रहे हैं, जान रहे हैं ना? जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। लाइन जो होता है वो बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। जैसे आप देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट दे दिए, लगातार ही पॉइंट हम देते जा रहे हैं, लगातार ही पॉइंट देते जा रहे हैं, तो क्या बनते जा रहा है? आप देखेंगे कि लाइन बनते जा रहा है, बन रहा है ना। तो लाइन जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है, जिसमें केवल और केवल लंबाई होती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें केवल लंबाई है ना। तो इसी को लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। जिस रेखा को आप जान रहे हैं वो रेखा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात को समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो इसी का एक और डिफिनेशन अगर आप याद करेंगे तो कर सकते हैं कि लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट दैट शुड बी इन वन डायमेंशन विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ एंड पॉइंट्स। अब रेखा जो है ये दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ये रेखा है, तो ये रेखा है ना, तो ये रेखा जो है आपको यहां से इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इधर भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि एंड पॉइंट के बारे में क्यों जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें कि जैसे ही पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था, तो पॉइंट को जब भी डिनोट करते हैं तो इस बात को याद रखें कि पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए हो गया, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से जब लाइन को डिनोट करना रहता है तो लाइन को हम स्मॉल रेखा से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे ई एल हो गया, मान लेते हैं लाइन एल है, तो यहाँ पे लाइन कौन सा है? एल है। उसी प्रकार से मान लेते हैं लाइन है तो ये एम है, तो यहाँ पे लाइन क्या हो जाएगा? लाइन एम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो रेखा को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो आगे आ जाइए अगला पॉइंट पे, लाइन सिगमेंट। अब लाइन है, फिर लाइन सिगमेंट आया। वैसे हम बोलचाल के भाषा में इसको भी लाइन ही पढ़ लेते हैं, लेकिन लाइन सिगमेंट अगर कोई पूछ दे तो क्या होता है इसको समझना जरूरी है। तो कह रहा है ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज अ लाइन सिगमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक लाइन हमने लिया, अब इस लाइन को मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। तो लाइन सिगमेंट यहाँ पे मान लेते हैं कि ये भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सिगमेंट ए बी, लाइन सिगमेंट ए बी, लाइन सिगमेंट ए बी। अब बोलचाल के भाषा में हम इसको भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? लाइन ए बी, ठीक है। लेकिन इसको जो रियल है वो क्या है? लाइन सिगमेंट है। बात समझ में आ रहा है? लाइन सिगमेंट मतलब कि रेखाखंड होता है, रेखाखंड होता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रेखा का खंड किया गया है, ठीक है। तो रेखाखंड हो जाएगा। तो लाइन और लाइन सिगमेंट में क्या डिफरेंस देखे आप? लाइन में हमने क्या बताया कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सिगमेंट का दोनों एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब ई जो ए बी है किधर भी बढ़ाया नहीं जा सकता है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है।
यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आता है रे। अब रे मतलब किरण होता है, उसको भी आप बहुत पहले से जान रहे हैं, किरण को जान रहे हैं ना, तो रे मतलब आपका किरण हो जाएगा। इसको आप बहुत पहले से जान रहे हैं, बहुत पहले से परिचित हैं आप इनसे, है ना। लेकिन उनका बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब लाइन हो गया जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ कितना भी बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन सेगमेंट हो गया जिसका दोनों एंड पॉइंट होगा, जहां से स्टार्ट होगा और एक जगह पे फिक्स है कि यहाँ पे खत्म हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन रे किसको बोलते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ उसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि रे बिगिंस एट वन एंड पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और एंड्स एट इंफिनिटी, और कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहां से भी बढ़ नहीं सकता है, लेकिन इधर एरो है, जा रहा है अभी कहीं तक चल जाएगा, बोर्ड निकल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। तो अभी तक अगर हम देखें तो आपको क्या क्या बताएं, चार चीजें बताएं। क्या क्या बताया हमने, पॉइंट के बारे में जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। उसके बाद हमने बताया रेखा के बारे में। रेखा के बारे में हमने क्या बताया आपको, रेखा के बारे में बताया कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वन डायमेंशन फिगर होता है, इसमें एक बीमा होता है, केवल लंबाई होता है, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय है। बात समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया। लाइन सेगमेंट वो भी एक रेखा ही है, लेकिन इसका दोनों एंड पॉइंट होता है, इसीलिए इसको रेखाखंड बोलते हैं। उसके बाद हमने रे के बारे में बात की, किरण के बारे में। तो किरण किसको बोलेंगे, जिसका एक एंड पॉइंट होगा और एक तरफ ही कहीं तक जा सकता है, तो उसको हम किरण बोलेंगे। बात समझ में आ गया, ये सारा डेफिनेशन है, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो अब आ जाइए परपेंडिकुलर, एक एक चीज के बारे में बताएंगे। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ज्योमेट्री भी इतना आसान हो सकता है। आज तक आपको ज्योमेट्री समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि हर एक चीज आपको बताया नहीं गया है, तो इसलिए बात को ध्यान से समझते जाइए, बात को ध्यान से सुनते जाइए। अब अगर हम परपेंडिकुलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, लंबवत, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत होता है। अब यहाँ पे लंबवत का मतलब हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं लाइन ए बी है, ए और बी है, ठीक है, और इस पे एक लाइन और हमने ड्रॉ किया सी और डी, क्या ड्रॉ किया, सी और डी, और यहाँ पे सी डी जो है ए बी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, ए बी पे सी डी कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। कोण के बारे में अभी आगे बात करेंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये ए बी जो है, ये जो सी डी है आपका, ये जो सी डी है, सी डी जो है ये आपका परपेंडिकुलर है किसका, ए बी का। सी डी जो है आपका परपेंडिकुलर है ए बी का। बात समझ में आया, यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। जो लंबवत परपेंडिकुलर का जो साइन होता है इसको आप याद रखेंगे, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का जो साइन होता है इसको आप याद रखेंगे, परपेंडिकुलर का इस साइन होता है, ठीक है। ये जो है आपका परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए बी परपेंडिकुलर सी डी, तो इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है मतलब ये ए बी और सी डी एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे से लंबवत हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे अगर लिखा हुआ आपको मिल गया पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस, तो मतलब क्या है भाई, मतलब कि पी क्यू और आर एस जो है दो लाइन है, दो रेखा है, और ये दोनों एक दूसरे को पे लंबवत है, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। बात समझ में आया, यहां से आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। परपेंडिकुलर के बारे में यहां तक जान लिए तो अगला पॉइंट आता है आपको एंगल। एंगल मतलब क्या होता है, कोण, जिसको आप नहीं जान रहे थे, ठीक है, आज तक नहीं पता था ना, तो ये आज हमने आपको बता दिया। इस बात को आप याद रखेंगे और किसी से शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको और हमारे बीच की बात है, ठीक है, पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एंगल के बारे में जान लीजिए, एंगल जो होता है, एंगल मतलब कोण होता है, ठीक है, एंगल मतलब कोण हो जाएगा। तो एंगल जो है ना दो रेखाओं के बीच के झुकाव को मापता है, क्या करता है, अगर ऐसे ही नॉर्मल भाषा में बोले तो कोण जो होता है वो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को बताता है कि कितना डिग्री झुका हुआ है, कितना डिग्री ये हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि टू नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब असंरेखीय,
कोलिनियर मतलब क्या होता है, तो संरेखीय होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर अगर हम बात कर ले, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा, और नॉन कोलिनियर का मतलब असंरेखीय हो जाएगा। नॉन कोलिनियर का मतलब असंरेखीय हो जाएगा। अब कोलिनियर का मतलब हो गया कि मतलब जैसे यहाँ पे एक लाइन है और इसी पे एक और लाइन हमने खींच दिया। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ए बी है, ठीक है, और यहां से यहां तक पी क्यू है, पी क्यू है। तो ये दोनों लाइन क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। लेकिन नॉन कोलिनियर जो है असंरेखीय, मतलब जो एक ही साथ नहीं है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे ये बी है और ये आपका ए पी है। तो ये दोनों ए बी और ए पी दो लाइन आपको दिख रहा है, दोनों लाइन क्या है, नॉन कोलिनियर है, असंरेखीय है। बात समझ में आ गया। तो यहां पे आ जाइए, तो वही चीज कह रहा है कि टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव वन कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक सेम होना चाहिए। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर का मतलब तो ये भी हो सकता है ना, नॉन कोलिनियर इसको भी हम बोल सकते हैं नॉन कोलिनियर। ये दोनों नॉन कोलिनियर है, दो रेखा है, नॉन कोलिनियर है, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। ये कहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये अपना कहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे आपने बोला है, यहाँ पे बोला है कि कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब दोनों एक बिंदु से स्टार्ट हो, एक ही जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है, इज कॉल्ड एंगल। तो जो बिंदु है वहां पे एंगल बनेगा। रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। जो यहाँ पे जो रे आपको दिख रहा है, ये वाला रे दिख रहा है ना किरण, और ये दिख रहा है ना किरण, ये दोनों को क्या कहते हैं हम, आर्म्स कहते हैं, कोण की भुजा कहते हैं। ठीक है, और आगे बोला है कि दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और ये जो पॉइंट पे जहां से स्टार्ट हुआ इसी पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, मतलब कि शीर्ष बोलते हैं। बात समझ में आ गया। हिंदी में यहां लिखा हुआ है कि दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो कोण होता है, और दो किरणों की कोण की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जो किरण होता है उसका भुजा बोलते हैं, और जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है जो जहां से दोनों स्टार्ट हुआ उसको हम शीर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एक एंगल बन रहा है, ई वाला कोण है, इसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कोण का जो सिंबल होता है उस इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही बी पॉइंट पे कोण बना है ना, तो अगर हमको इसको लिखना है तो हम लिखेंगे सी और बी और ए। हमेशा जिस पॉइंट पे कोण रहेगा उसको आप बीच में रखेंगे। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने सी बी ए लिया, आप ये भी लिख सकते हैं ए बी सी। दोनों सेम चीज है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो कोण है ये आपका दोनों बीच में होना चाहिए। हमेशा जो जिस बिंदु पे कोण रहेगा वो कहां पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो एंगल सी बी ए का मतलब भी इसी कोण के बारे में बात किया जा रहा है, और एंगल ए बी सी के बारे में मतलब भी इसी के बारे में बात किया जा रहा है। बात समझ में आ गया। बी का मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। वर्टेक्स का मतलब यहाँ पे शीर्ष हो जाएगा, और आर्म्स का मतलब भुजा हो गया, भुजा हो गया। तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि बी जो है वर्टेक्स है, और ए बी देखिए कहां पे है, ये बी है ना, ए बी, और बी सी है। तो ये बी सी दोनों क्या है, भुजा है, कोण का भुजा है, आर्म्स है। बात समझ में आ गया। यहां से आगे बढ़े, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जब एंगल के बारे में बात कर लिए तो फिर बहुत प्रकार का कोण होता है, उसके बारे में भी बात करना पड़ेगा। बिना बात किए तो बात बनेगा नहीं, जानते हैं ना। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। और दूसरा चीज कि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास कर रहे हैं, हमको पता नहीं चलेगा। अब बताइए हमको कैसे पता चलेगा कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। बताइए, अभी कमेंट कर दीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब टाइप्स ऑफ एंगल, हेडिंग लगा लेंगे क्या, टाइप्स ऑफ एंगल मतलब कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। तो यहाँ पे देखेंगे पहला एंगल है एक्यूट एंगल। पहला क्या है, एक्यूट एंगल, बड़ी क्यूट नाम है इसका, क्या है, क्यूट एंगल। ठीक है, क्यूट मतलब समझ में आ रहा है ना, है रोज उसको बोलते हो। तो यहाँ पे वो वाला क्यूट नहीं है, ए क्यूट है। ठीक है, तो ए क्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। ए क्यूट का मतलब क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये जो कोण होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये जो थीटा यहाँ पे बनेगा 0 डिग्री से बड़ा,
और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। अब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा का मतलब अब 1 डिग्री का बात कर ले या 45 डिग्री का बात कर ले या 75 डिग्री का बात कर दे या फिर 65 डिग्री का बात कर दे या फिर 85 डिग्री का बात कर दे या फिर 89 डिग्री का बात कर दे, ये सब क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। अगर आप परिभाषा याद रखना है तो यहां से रख सकते हैं, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका माप क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। अगला पॉइंट है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण होता है भाई साहब। समकोण, समकोण, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसको हम समकोण कहेंगे। मतलब अगर राइट एंगल का बात करें तो थीटा का मान ही कितना होना होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। मतलब अगर एंगल का मान कितना है? 90 डिग्री है तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण हो जाएगा। बात समझ में आ गया? न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, उसको न्यून कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, क्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है? और उसके बाद जैसे बच्चा क्यूट होता है ना, देखते हो ना छोटा छोटा, तो वैसे ही वो वाला क्यूट नहीं, जो बच्चा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? बच्चा क्यूट होता है। ठीक है? क्यूट बहुत सारा चीज होता है, बहुत लोग होते हैं, लेकिन हम बच्चा के बारे में बात कर रहे हैं ताकि छोटा छोटा होता है। ठीक है? तो यहाँ 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। राइट एंगल के बारे में बात किए तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको समकोण कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। यहां से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ध्यान दोगे, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल, मोटका। ठीक है? मोटा ताजा, बड़ा सा। ठीक है ना? तो इसका नाम ही है अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा का मान और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे हम? अधिक कोण कहेंगे। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है? ऐसा कोण एन एंगल डेट मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? आगे आ जाओ, अगला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को इसको सीधा कोण भी बोला जाता है, सीधा साधा आदमी है ये। ठीक है? सीधा कोण भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना, बचपन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कि जैसे यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पूरा घूम गया एक बार, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाया? 360 डिग्री का बनाया। कितना बनाया? 360 डिग्री का बनाया। जैसे ये लाइन है, रेखा है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे पूरा घूम गया, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपका देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है और ये आधे घूमा, तो आधा घूमेगा तो कितना होगा? ये जब 360 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल का मतलब ही थीटा का मान आपका 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे समस्या ही है ना कि इसका नाम बड़ी नमूना नमूना है, रिजु कोण। ठीक है? इसको तुम नहीं जानते होगे, परिचित नहीं हो ना? रिजु कोण, इसका नाम है सरल कोण। ठीक है? सीधा कोण, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है? सब इसी का नाम है। जैसे तुम्हारा नाम है ना 4 गो 5 गो है, घरे वाला कुछ और बुलाता है, स्कूल में मास्टर साहब कुछ और बुलाते हैं, जो अच्छे वाले गुरुजी होंगे, प्यार करते होंगे, वो कुछ और बुलाते होंगे, दोस्त सब कुछ और बुलाता है, तो वैसे ही इसका भी 3 गो 4 गो नाम है। ठीक है? तो इसका भी 3 गो 4 गो नाम है। तो रिजु कोण जो है कंफ्यूज करता है, इसको आप याद रखेंगे। स्ट्रेट एंगल तो मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये स्ट्रेट हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है? बात समझ में आ गया? अधिक कोण का अगर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे आप, तो अधिक कोण जो बोलते हैं, यहाँ से ऐसे देखेंगे, अगर ई है तो 90 डिग्री है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे है और यहाँ से अगर कुछ इस प्रकार से हो जाता है तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया और 180 डिग्री से कम है तो ये अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो ध्यान दोगे यहाँ पे कि अगला है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हो जाएगा? बृहत कोण हो जाएगा भाई साहब, बृहत कोण।
ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो बृहत कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, मतलब कि थीटा का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, बृहत कोण बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बृहत कोण बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो अगला पॉइंट आता है आपका कंप्लीट एंगल, मतलब कि पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल मतलब पूर्ण कोण। तो जब ये पूरा हो गया तो पूरा कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया और यही आपका एंगल के रूप में लास्ट एंगल हो गया, क्योंकि तो पूरा कर दिया। आप 360 से ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका 360 डिग्री का एंगल पूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल होता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। एक्यूट एंगल के बारे में अगर हम बात करें, एक्यूट एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल गुरुजी हो जाएगा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल जो बनेगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये एक्यूट एंगल है ABC, ये क्या है, एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर लेना है तो आप 1 डिग्री हो जाए या फिर 5 डिग्री हो जाए या फिर 45 हो जाए या फिर 89 डिग्री हो जाए, ये सब क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। उसी प्रकार से अगला आता है आपका क्या, अगला आता है सर जी राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, कमेंट करो जल्दी से। थीटा का मान 90 डिग्री। इसका फिगर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से, परपेंडिकुलर के बारे में बताया है ना। तो ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये BC जो है आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ केवल 90 डिग्री होगा और कुछ नहीं। एक्यूट राइट एंगल के बाद क्या आया था, राइट एंगल के बाद क्या आया था, कमेंट करके बताइए। नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे देखो, इसको याद कर लो। ठीक है, राइट एंगल के बाद यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है, उसके बाद स्ट्रेट एंगल है। तो याद नहीं है तो कमेंट करो फटाफट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अगला है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा वाला। तो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए थीटा का मान और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब ये एक्यूट था, ये सीधा हो गया तो 90 हो गया, तो फिर ऐसा टेढ़ा होगा फिर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा ABC। एग्जाम्पल में यहाँ से 90 से ज्यादा कुछ भी ले लो, 91 डिग्री ले लो या फिर 95 डिग्री ले लो या फिर 125 डिग्री ले लो या फिर 179 डिग्री ले लो या फिर 179.5 डिग्री ले लो। ये सब क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अगला आ जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल मतलब आपका थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल में थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा और ई जो होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्या आता है, फटाफट कमेंट करके बता दो जल्दी से। अगला क्या था, कौन सा था अगला, अगला सर जी रिफ्लेक्स एंगल था। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल जो हो जाएगा वहां पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा गुरुजी थीटा का मान और 360 डिग्री से कम हो जाएगा। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। मतलब यहाँ पे अगर कुछ फिगर बनेगा तो कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान देना, ABC है, ABC। अब यहाँ पे दो कोण तुमको दिख रहा होगा। अब ई वाला जो कोण है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ई वाला मत ले लेना, ठीक है ना। ई वाला जो कोण है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ऊपर वाला। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रहे, ना तो पता चला अंदर वाला लिख दिए, क्योंकि ABC इसका भी नाम ABC ही है और नीचे वाला का भी नाम ABC ही है। ठीक है, तो जो ऊपर बन रहा है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है, बात को याद रखना है। अगला पॉइंट था सर जी कंप्लीट एंगल। क्या था, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब थीटा का मान कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब यहाँ पे अगर बात करें इस पॉइंट पे हम
तो ये जो पूरा बन रहा है क्या बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। एक जो सर्किल होता है वो कंप्लीट एंगल बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको अभी तक हम जो भी चीजें बताएं वो सारा आपको समझ में आया होगा और आप नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, और नहीं भी बनाए तो अच्छे से बना लीजिए। आज पहला लेक्चर है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। धीरे धीरे लगभग लगभग आपका ये डेली जो लेक्चर रहेगा 45 मिनट से 60 मिनट के बीच का लेक्चर रहेगा। आपको 1 घंटा इस पे टाइम डेली देना है और डेली 10 मिनट 20 मिनट पीछे वाला रिवीजन करते चलना है, ठीक है? ताकि जिस दिन ज्योमेट्री हम अपने तरफ से बोले कि आज कंप्लीट हो गया ज्योमेट्री, तो उधर से आप भी कमेंट करें कि सर मेरा भी ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। तो एक बार प्रॉमिस कीजिए, आप फटाफट कमेंट कीजिए कि ज्योमेट्री लास्ट तक एकदम कंप्लीट करना है या नहीं करना है। बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि शॉर्ट वे में पढ़ना है? क्योंकि शॉर्ट वे में पढ़ना है तो हमको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, स्लाइड बना हुआ है। अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो उसके लिए हमको भी मेहनत लग रहा है, हमारा भी स्लाइड बन रहा है, नया स्लाइड अपडेट हुआ रहा है, 2023 तक का सीट डाला जा रहा है। तो अगर आपको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो कमेंट फटाफट कीजिए कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब ज्योमेट्री खत्म करके मानेंगे और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। जिस दिन आपका कंप्लीट होगा उस दिन मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।